Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम इन रिक्शिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया, यानी कि रिक्शिया में लैंगिक जनन। रिक्शा में लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है, यानी कि विषम युग्म के प्रकार का होता है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं वो है एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रिडिया मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है और आर्किगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। एंथ्रिडिया को हिंदी में कहा जाएगा पुंधानी और आर्किगोनिया को हिंदी में कहा जाएगा स्त्रीधानी। एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया ये दोनों प्लूरल टर्म है। सिंगुलर टर्म एंथ्रिडिया के लिए एंथ्रिडियम और आर्किगोनिया के लिए आर्किगोनियम यूज किया जाता है। एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया दोनों ही चैम्बर्स में एंक्लोज रहते हैं, यानी कि एंथ्रिडिया एंथ्रिडियल चैम्बर में और आर्किगोनिया आर्किगोनियल चैम्बर में सिचुएटेड रहते हैं। ये थैलस के डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में ये ग्रो करते हैं, यानी कि जो सबसे मैच्योर एंथ्रिडिया या आर्किगोनिया होगा या रिप्रोडक्टिव बॉडी होगी वो थैलस के पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होगी और जो सबसे यंग रिप्रोडक्टिव बॉडी होगी वो थैलस के अपाइकल एंड पर प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम का। एंथ्रिडिया का स्ट्रक्चर जो कि एंथ्रिडियल चैम्बर में एंक्लोज्ड है एंथ्रिडिया। एक एंथ्रिडियल चैम्बर में यहाँ पे एक ही एंथ्रिडियम डेवलप होता है और इस प्रकार एंथ्रिडियम जो होता है जनरली ग्लोबुलर शेप का होता है, जबकि आर्किगोनिया जो है ये फ्लास्क शेप का प्रेजेंट होता है। ये भी आर्किगोनियल चैम्बर में ही एंक्लोज्ड रहता है। अब डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडियम, यानी कि पुंधानी का परिवर्धन। एंथ्रिडियम रिक्शा के थैलस के डॉर्सल सरफेस पर सिचुएटेड रहता है, तो यहाँ पे जो एंथ्रिडियम का डेवलपमेंट होता है वो डॉर्सल सरफेस की सुपरफिशियल सेल से ही होता है, यानी कि जो सतही कोशिका है उसी से होता है। यहाँ पे मिड डॉर्सल ग्रूव से 2-3 कोशिका पीछे की तरफ जो सतही कोशिका प्रेजेंट होती है वो एंथ्रिडियल इनिशियल की तरह एक्ट करती है, यानी कि पुंधानी प्रारंभिक कोशिका की तरह एक्ट करती है। ये यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो जो सेल एंथ्रिडियल इनिशियल की तरह एक्ट करेगी वो सेल बाकी की कोशिकाओं से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। किस तरह से कि वो सेल जो है साइज में एनलार्ज हो जाएगी, डेंस साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेगी और सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस भी डेवलप हो जाता है। न्यूक्लियस भी लार्ज हो जाता है इन साइज में। फिर इस एंथ्रिडियल इनिशियल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट विभाजन होगा, जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनेंगी। नीचे वाली कोशिका कहलाती है बेसल सेल या आधार कोशिका और ऊपर वाली सेल कहलाती है आउटर सेल या बाह्य कोशिका। आधार कोशिका आगे इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है और ये स्टॉक का एम्बेडेड पोर्शन, यानी कि अंतःस्थापित भाग का काम करता है। एंथ्रिडियम का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो इस बाह्य कोशिका यानी कि आउटर सेल से ही होता है। इस आउटर सेल में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनेगी। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से एक और ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे ऊपर वाली सेल में ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो ये 2 कोशिकाएं और एक नीचे वाली सेल में भी फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 सेल फिलामेंट बन जाती है। इन 4 सेल फिलामेंट में से जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं प्राइमरी स्टॉक सेल, क्योंकि इन्हीं प्राइमरी स्टॉक सेल से ही आगे स्टॉक का डेवलपमेंट होगा, यानी कि एंथ्रिडियम के वृंत का डेवलपमेंट होगा या परिवर्धन होगा। और ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स, जिनसे एंथ्रिडियम बनेगा। प्राइमरी स्टॉक सेल्स में फर्दर कुछ डिविजन्स होते हैं और ये डिविजन्स करके 2 सेल थिकनेस की जो है स्टॉक बना लेती है एंथ्रिडियम की। प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स में इन दोनों सेल्स में
दो डिविजन्स होते हैं, दोनों ही डिविजन्स जो होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, जैसा यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो नेक्स्ट डिवीजन जस्ट इसके राइट एंगल पर वर्टिकल डिवीजन होगा। इस प्रकार से इन दोनों प्राइमरी एंथीरियल सेल्स में डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि 4 सेल्स के 2 टीयर्स या 2 सोपान बन जाते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया है। अब इन 8 सेल स्ट्रक्चर जो बना है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी कि परिणत विभाजन होता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ ये बना लेती हैं जैकेट इनिशियल्स। ये 8 जैकेट इनिशियल्स बन जाती हैं। ये जैकेट इनिशियल्स में फर्दर कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं और ये सिंगल लेयर्ड एंथीडियम की जैकेट बनाती हैं। और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं रह जाती हैं ये कहलाती हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में फर्दर कई डिविजन्स होते हैं और लास्ट डिविजन्स जब होते हैं तो लास्ट मीन्स कई सारे डिविजन्स होने के बाद जो लास्ट डिविजन होगा वो फाइनली बनाएंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि एंड्रोसाइट्स या फिर एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनाती हैं। ये जो सेल्स बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, ये कहलाती है फिर एंड्रोसाइट मदर सेल्स। इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कई सारी सेल्स बन गई है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स बन गई। यहाँ पे सिंगल लेयर्ड जैकेट है और ये छोटे से स्टॉक है, ये यंग एंथीडियम का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इसमें एंड्रोसाइट्स में और भी कई सारे डिविजन्स होकर के बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बना लेती हैं और सिंगल लेयर्ड जैकेट बनती हैं। इसके साथ साथ और ये जो एंथीडियम बन रहा है ये एंथीडियल कैविटी में सिचुएटेड रहता है, यानी कि ये एंथीडियल चैम्बर में सिचुएटेड रहता है। एक एंथीडियल चैम्बर में यहाँ पे एक ही एंथीडियम डेवलप होता है। तो मैच्योर एंथीडियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से हमें दिखेगा। एंथीडियल चैम्बर के अंदर ये जो ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक है और ऊपर ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स हैं और फाइनली एंड्रोसाइट्स या एंड्रोसाइट मदर सेल्स बना लेती हैं और इसमें सिंगल लेयर्ड जैकेट है। फर्दर इस एंड्रोसाइट मदर सेल्स में फर्दर डिविजन्स हम देखेंगे। यहाँ पर एंड्रोसाइट मदर सेल में डायगोनली डिवाइड करके 2 एंड्रोसाइट्स या स्पर्म मदर सेल्स बना रही हैं। ये 2 स्पर्म मदर सेल्स जो बन रही है ट्रायंगुलर शेप की सेल्स बन रही हैं। इन दोनों सेल्स में फिर फर्दर मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि इनका कायांतरण होकर के ये स्पाइरली कॉइल्ड एंथोजोइड्स में डेवलप हो जाती हैं। ये स्पाइरली कॉइल्ड एंथोजोइड्स हैं, इनमें 2 फ्लैजिला भी डेवलप हो जाते हैं। दोनों फ्लैजिला का फंक्शन अलग अलग होता है। एक फ्लैजिला प्रोपल्शन का काम करता है तो दूसरा फ्लैजिला जो है रोटेशन और फर्दर डायरेक्शन के चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम डायसेंस ऑफ एंथीडियम को डिस्कस कर लेते हैं। जब एंथीडियम मैच्योर हो गया तब उसके बाद ये यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पर ही एंथीडियम प्रेजेंट है। वहाँ पे हम देखेंगे कि जब एंथीडियल चैम्बर जो है ये वो सरफेस से, डॉर्सल सरफेस से एक छोटे से पोर से कम्युनिकेट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोल। एक टर्मिनल ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है ऑस्टियोल। इस ऑस्टियोल के थ्रू ये पानी को अंदर एब्जॉर्ब करेगा, एंथीडियल कैविटी के अंदर ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो एंथीडियम के जो वॉल है वो जिलेटिनाइज हो जाएगी। वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाए, उनकी कोशिकाएं फूल जाएंगी और जिलेटिनाइज हो जाएंगी। और फिर जब ये फूल जाएंगे तो ये यहाँ पे अंदर एंथीडियम के अंदर भी प्रेशर पड़ेगा। ये एंथीडियल वॉल तो जिलेटिनाइज हो ही गई हैं और जो स्पर्म मदर सेल्स से जो बनी है स्पर्म्स, इनके बनने से जो इसका जो सेल वॉल है वो भी डिग्रेड होकर के एक तरह से म्यूसिलेजिनस पदार्थ बना लेता है। तो स्पर्म जो है वो भी एकदम जिलेटिनाइज मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है और जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से एंथीडियम के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से एंथीडियम जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि फट जाता है और सभी जो एंथोजोइड्स हैं या स्पर्म्स हैं वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, वो सरफेस की तरफ रिलीज हो जाते हैं। मीन्स एंथीडियल कैविटी में रिलीज हो जाएंगे और फिर एंथीडियल कैविटी से वो पानी में ही तैरते हुए वो सरफेस पर आ जाएंगे। और सरफेस पर आने के बाद वो, क्योंकि अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो रिक्शिया की हैं वो मोनोशियस हैं,
यानी कि एंथिडियम और आर्किगोनियम सेम थैलस पर ही प्रेजेंट है। तो ये एंथोजोइड्स जो हैं वो सरफेस पर मूव करते तैरते हुए आर्किगोनिया के टिप पर जाकर पहुंचेंगे और वहां पे जाकर के फिर ये फर्टिलाइजेशन कैरी ऑन करेंगे। तो ये था एंथिडियम का डेवलपमेंट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एंथिडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से एंथोजोइड्स बन रहे हैं और एंथिडियम का डेसेंस किस प्रकार से हो रहा है। आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथिडियम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।